बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं फारूक जौहरी और आप देख रहे हैं जौहरी स्पीक्स। मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है। दुनिया भर की खबरें लेकर मैं आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर हाजिर हुआ हूं। सबसे पहले मैं बात करूंगा कि अमन मुआहिदा गजा का नाफिजुल अमल हो चुका है। कैदियों का तबादला किया जा रहा है कि जो इसराइल की कैद में कुछ फलस्तीनी कैदी थे उनको रिहा किया गया है, जबकि फलस्तीनी इंतजामिया की जानिब से भी कुछ इसराइली कैदियों को रिहा किया गया है, जो कि इस मुआहिदे की अहम तरीन शिक थी। अब इस मुआहिदे के ऊपर दस्तखत करने के लिए काहिरा में अहम तरीन बैठक हो रही है। इसके अंदर 20 ममालिक के सरबराहान मौजूद हैं, इस पर भी बात करेंगे। और रजब एर्दोगान ने क्या स्टैंड लिया है, जिसके बाद नेतन्याहू जो है वो बैकफुट पर चले गए हैं। इस हवाले से भी आज के व्लॉग में मैं बहुत अहम तरीन स्टोरी देने जा रहा हूं। और रशिया को एक मरतबा फिर आखिर ऐसा क्या माल मिलने जा रहा है जिसके बाद यूक्रेन जो है वो रशिया को नाको चने चुबवा सकता है। कुछ इस स्टोरी के ऊपर भी बात करेंगे। और फिर मैं सबसे आखिर में भी ये भी बात करूंगा कि पाकिस्तान अफगानिस्तान जंग में अब आने वाले दिनों में क्या हो सकता है, और पाक अफगान जंग में कौन से दो ममालिक ने, ब्रदर इस्लामी ममालिक ने अहम तरीन किरदार अदा किया है, और आखिर अफगानिस्तान पाकिस्तान में होने वाली दहशतगर्दी को क्यों सपोर्ट कर रहा है। इस हवाले से मैं आज के व्लॉग में बहुत अहम तरीन खबर आपको देने जा रहा हूं। लेकिन तमाम खबरों की डिटेल में जाने से पहले जौहरी स्पीक्स को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल आइकन का बटन प्रेस करना ना भूलिएगा। और कमेंट बॉक्स में अपनी आरा से हमें जरूर क्या कीजिएगा। और बढ़ते हैं आज अपनी पहली अहम तरीन स्टोरी की जानिब। आखिर नेतन्याहू ने काहिरा का दौरा क्यों कैंसिल किया? क्योंकि ज़ाहिर तौर पे इतलात आ रही थी कि गजा अमन मुआहिदा जो हो रहा है, 20 ममालिक के सरबराहान वहां पर मौजूद है, तो नेतन्याहू भी वहां पर पहुंचेंगे, जो कि इसराइली वजीर आजम है, और वहां जाकर इस तमाम प्रोसेस का हिस्सा बनेंगे। लेकिन आखिरी वक्त में आकर नेतन्याहू ने अपना दौरा जो काहिरा है मिस्र, वो कैंसिल कर दिया है। असल में बात यह है कि जब तुर्क सदर रजब एर्दोगान को पता चला कि वहां पर नेतन्याहू भी आ रहा है और एक्सपेक्टेड है कि नेतन्याहू वहां पहुंचेगा, तो तैयब एर्दोगान जो कि उस वक्त हमारे जराए बता रहे हैं कुछ इंटरनेशनल जो मॉनिटर करने वाले, न्यूज मॉनिटर करने वाले चैनल्स हैं, जिस तरह क्लैश रिपोर्ट हो गई, उसके बाद वार मॉनिटर्स हो गए, उनके मुताबिक भी जब रजब एर्दोगान को इतला मिली कि नेतन्याहू वहां पर पहुंच रहे हैं, तो उन्होंने अपने त्यारे का रुख तब्दील कर लिया और उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा कि अगर नेतन्याहू काहिरा आएंगे या मिस्र पहुंचेंगे तो फिर तुर्की किसी किस्म के इस अमन मुआहिदे के अंदर ना शामिल होगा, ना ही वो इस अमन मुआहिदे का गारंटर बनेगा। जिसके बाद नेतन्याहू ने अपना दौरा वहां पर कैंसिल किया। लाजमी तौर पर ट्रंप ने इस हवाले से कहा होगा नेतन्याहू को कि इस अमन मुआहिदे को, अमन प्रोसेस को अब आगे बढ़ना चाहिए, आप जो हैं वो इस दौरे से बाज आए और वहां जाने से बाज आए। जिसके बाद रजब एर्दोगान को ग्रीन सिग्नल मिला और वो काहिरा पहुंचे और काहिरा में अब इस प्रोसेस का हिस्सा बन चुके हैं। अब गजा अमन मुआहिदा तो हो रहा है, लेकिन क्या गजा अमन मुआहिदा जो है ये लॉन्ग टर्म चलेगा? ये भी बहुत बड़ा सवाल निशान है। बहुत से तज्जियाकार और मेरे जैसे जो तालिब इल्म है, उनका ख्याल है कि गजा अमन मुआहिदा किसी तौर पर भी लॉन्ग टर्म नहीं चलेगा, क्योंकि इसमें बहुत से मामलात ऐसे हैं जो कि एड्रेस करने के काबिल थे, एड्रेस किया जाना चाहिए था, लेकिन उनको एड्रेस नहीं किया गया। सिर्फ जल्दबाजी में ये तमाम मामलात को तरतीब दिया गया, इस अमन मुआहिदे को फाइनलाइज किया गया ट्रंप की जानिब से, क्योंकि ट्रंप की ख्वाहिश थी कि नोबेल इनाम का ऐलान होने से पहले ये अमन मुआहिदा नाफिजुल अमल हो जाए। लेकिन वो एक अलग स्टोरी है कि ट्रंप को नोबेल प्राइज ना मिल सका, लेकिन बहरहाल गजा में अमन मुआहिदा जो है वो नाफिजुल अमल हो गया। अब गजा की रिकंस्ट्रक्शन के लिए भी तमाम मामला चल रहे हैं, लेकिन इस अमन मुआहिदे के अंदर बहुत से मामलात में, बहुत से नकात के अंदर जो है काफी फ्लॉज हैं। सरहदों के तय्युम के हवाले से बड़ा फ्लॉज है, और इसके अलावा और भी मामलात हैं, जिसके बाद ऐसा महसूस हो रहा है कि आने वाले दिनों में ये अमन मुआहिदा जो है वो शायद मुअत्तल हो जाए और एक मरतबा फिर जो है इसराइल जाहिरियत करे और गजा के ऊपर अपना जो है वो कब्जा करने की कोशिश करे। क्योंकि ग्रेटर इसराइल मंसूबे के मुताबिक नेतन्याहू इस बात का ऐलान कर चुके हैं कि मैं ग्रेटर इसराइल मंसूबे के ऊपर इंप्लीमेंट करूंगा और हर हाल में ये मंसूबा मुकम्मल होगा। यानी कि नेतन्याहू के तमाम जो अकायद हैं, तमाम जो अज़ाइम है, वो दुनिया के सामने है और उसको अमेरिका की मुकम्मल सपोर्ट हासिल है। अमेरिका किसी तौर पर भी इसराइल को जो है वो लेट डाउन नहीं करना चाहता, और ये बात जो है वो मुसलमानों को भी समझ जानी चाहिए कि इसराइल, नेतन्याहू और ट्रंप
एक ही सिक्के के दो रुख हैं, किसी तौर पर भी इन पर भरोसा नहीं किया जा सकता। लेकिन बहरहाल फिलहाल आर्जी तौर पर गजा में मुसलमानों का खून बहाना बंद हुआ है, जो कि खुशाइंद है। लेकिन मेरी दुआ है कि इस तमाम सूरत हाल के बाद जो मुस्लिम ममालिक है, शायद उनके अंदर गैरत आ जाए, शायद उस गैरत के बाद अहले फलस्तीन, अहले गजा और किबला अव्वल की आज़ादी के हवाले से कोई ग्राउंड के ऊपर जो है वो इक़दाम किए जाए, ग्राउंड के ऊपर जो है वो स्ट्रगल की जाए, सिर्फ हवाओं पर बातें ना की जाए और जुबानी जमा खर्च ना किया जाए। तो व्यूअर्स, ये तो गजा की सूरत हाल थी। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान हम सब ने देखा जंग हुई, एक छोटी सी झड़प हुई जिसमें पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को बहरहाल भरपूर तरीके से एक सबक भी सिखाया, उनको उनकी चौकियों को भी तबाह किया, उनकी चौकियों पर कब्जा भी किया। बात यह है कि अफगान जो हुकूमत है या अफगान जो आर्मी है वो किसी तौर पर भी जो कन्वेंशनल वार है वो लड़ने के लिए ट्रेंड नहीं है। उन्होंने गुरिल्ला वार के जरिए रशिया के खिलाफ भी कामयाबी हासिल की और अमेरिका के खिलाफ भी कामयाबी हासिल की। लेकिन जहां कन्वेंशनल वार की बात आएगी तो फिर अफगानिस्तान या अफगान हुकूमत के जो फौजी हैं वो किसी तौर पर भी पाकिस्तान के साथ उनका मुकाबला ही नहीं बनता, ना ही इनके आगे टिक पाएंगे। गुरिल्ला वार के वो आदी हैं, कन्वेंशनल वार के वो आदी नहीं है, जिसके जो हमने झलक 2 रोज कबल देख ली है। जब कन्वेंशनल वार में दोनों फोर्सेस सामने सामने हुई से तो सिर्फ चंद घंटों के अंदर अफगान फौजी अपनी वर्दियां और असला छोड़कर भाग गए। अब इस तमाम सूरत हाल में पाकिस्तान ने 12 अफगान हुकूमत को कहा कि वहां पर जो दहशतगर्दों के अड्डे हैं उनको जो है वो खत्म किया जाए, वहां से जो सहूलतकारी है उसको खत्म किया जाए, रॉ जो वहां बैठ के ऑपरेट कर रही है उसको भी खत्म किया जाए और इंडिया से जो फंडिंग लेकर किराए के कातिल ये लोग बने हुए हैं और पाकिस्तान में आकर कत्लो गारत कर रहे हैं, इनको किसी तरह रोका जाए। लेकिन अफगान हुकूमत ने इसके ऊपर कान ना धरा, जिसका खुमियाजा बहरहाल उनको भुगतना पड़ा। लेकिन 2 अहम तरीन ममालिक जिनमें सऊदी अरब और कतर शामिल हैं, उन्होंने इस हवाले से फौरी तौर पर इकदाम किए, फौरी तौर पर पाकिस्तान को इस हवाले से कहा कि रिक्वेस्ट की कि फौरी तौर पर जंगबंदी कर ली जाए, जिसके बाद पाकिस्तान ने ब्रदर इस्लामी ममालिक की बात को माना और आर्जी जंगबंदी कर ली। अब बहुत से लोग मेरे से ये सवाल करते हैं कि आखिर पाकिस्तान में एकदम से दहशतगर्दी में क्यों इजाफा हो गया है, क्यों दहशतगर्द जो है इतने एक्टिव हो गए हैं, क्यों आई रोज जो है दहशतगर्दी के वाकयात में इजाफा होता हुआ नजर आ रहा है। तो उन लोगों के लिए जवाब यही है कि जब नेटो का दौर था तो अफगान नेशनल आर्मी नामी एक फौज होती थी जिसकी तादाद तकरीबन 3 लाख 3.5 लाख थी। जब अफगान तालिबान ने हुकूमत संभाली, अपने पंजे मजबूत किए, अपनी हुकूमत को मजबूत किया, तो ये अफगान नेशनल आर्मी के जो 3.5 लाख लोग थे ये तितर बितर हो गए, कुछ बैरून मुल्क फरार हो गए, कुछ अफगानिस्तान के अंदर ही रिपोश हो गए। अब ये तमाम लोग जो थे ये नेटो के तरबियत याफ्ता थे और यही जो लोग थे वो रॉ के तरबियत याफ्ता भी थे, इंडिया के तरबियत याफ्ता भी थे। अब भारत ने, इंडियन रॉ ने इन तमाम लोगों को अप्रोच किया है और मैक्सिमम लोगों को जो है वो पैसे देकर किराए के कातिल बना लिया है और इनको पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा है, पाकिस्तान के खिलाफ इनको लॉन्च किया गया है। जो अददी अब इस वक्त आपको डिफरेंस नजर आ रहा है कि दहशतगर्दों की तादाद में क्यों इजाफा हो गया है, तो वजह यह है कि ये अफगान नेशनल आर्मी के लोग जो है, जो साबिक लोग हैं, वो नेटो का असला उनके पास है और उसके जरिए जो है वो पाकिस्तान में दहशतगर्दी करवाई जा रही है और पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दाना कार्रवाइयों में ये लोग मुलविस है। और जो अफगान हुकूमत है उन्होंने उनको यहां पर फ्री हैंड दे रखा है कि कहीं ये लोग उनके खिलाफ गुरिल्ला जंग शुरू ना कर दें, क्योंकि इन लोगों को काम ही एक ही आता है कि ये किराए के कातिल हैं और लड़ना झगड़ना जो है इनकी फितरत में शामिल है। अब अफगान हुकूमत ने इन तमाम का रुख पाकिस्तान की जानिब मोड़ा हुआ है और पाकिस्तान ने अब वाजिया अपना स्टांस वाजिया कर दिया है कि अगर अफगान हुकूमत बाज ना आई तो उसके अंदर काबुल तक स्ट्राइक्स होंगी और किसी को स्पेयर नहीं किया जाएगा, ना ही किसी दहशतगर्द को माफ किया जाएगा। लेकिन इस तमाम तर सूरत हाल में भारत पाकिस्तान को बहुत चौकन्ना रहने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि भारत ने अफगानिस्तान के साथ हाथ मिला लिया है और जब दुश्मन के साथ हाथ मिलाता है तो फिर कुछ ना कुछ गेम जो है वो तब्दील होती है, गेम तब्दील करने की कोशिश की जाती है। ऐसा महसूस हो रहा है कि आने वाले दिनों में एक मरतबा फिर तैयारी के साथ मगरबी और मशरकी महाज जो है बैक वक्त खोला जाएगा और दोनों महाजों के थ्रू जो है वो पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर बढ़ाया जाएगा। लेकिन बहरहाल पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट, पाकिस्तानी एजेंसीज, पाकिस्तानी फोर्सेस को इस बात का बखूबी अदराक है कि भारत और अफगानिस्तान
ईरानी हुकूमत पाकिस्तान के खिलाफ क्या इकदाम करने जा रही है। और आखिर में व्यूअर्स, यूक्रेन को अमेरिका ने टॉम हॉक मिसाइल देने का एक मरतबा फिर इशारा दिया है और कहा है कि अगर रशिया बाज ना आया तो टॉम हॉक मिसाइल्स मैं दूंगा। बहरहाल ये सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल्स हैं। इसकी डिटेल यही है कि ये सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल हैं और यूक्रेन को अगर ये मिसाइल्स यूक्रेन के पास आते हैं तो इसका मतलब ये होगा कि रशिया का दारुल हुकूमत मॉस्को तक यूक्रेन के निशाने पर होगा, यूक्रेन के जो है वो निशाने पर आ जाएगा, क्योंकि अब तक जो असलाह यूक्रेन को दिया गया है उसमें इतनी लॉन्ग रेंज का असलहा नहीं दिया गया कि जो मॉस्को को हिट कर सके। और टॉम हॉक मिसाइल्स बहरहाल इंटरसेप्ट करना भी इंतहाई मुश्किल है। और जो S-400 रशिया का सबसे एडवांस दफाई निजाम है उसकी भी अब एक आप कह सकते हैं कि इम्तिहान शुरू होगा कि आया वो अमेरिकन टेक्नोलॉजी को इंटरसेप्ट कर पाएगा या फिर एक मरतबा फिर टॉम हॉक मिसाइल को खुला मैदान मिलेगा और रशिया को जो है वो निशाने पर रखा जाएगा। तो व्यूअर्स, आज तक के लिए इतना ही। कल तक के लिए अपने मेजबान अपने भाई फारूक जोहरी को इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।